मशीन घोड़े से कम थोड़ी है, मशीन घोड़े का रिप्लेसमेंट है। 3 सेल को मिलाकर के तूने एक बैटरी बनाई, तो ये जो टोटल बैटरी है इसका वोल्टेज कितना होगा? 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 2 2 कितने होते हैं? 6 वोल्ट। तो मेरी तरह है, तो भाई तेरे पास में क्या होता है? ऐसी रॉड होती है, और ये रॉड को क्या करते हैं? बाल्टी में पानी भरते हैं, उस पानी के अंदर हम इस रॉड को डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं और पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ये पानी को गर्म होते हुए तेरे को ना चेक नहीं करना है कि ये पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ, तू तो बस सिंपल डाल के छोड़ दे। तो अब तेरे को देखने को मिल रहा है करंट तो सेम है, रेजिस्टेंस यहाँ पर कम है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो छोटा आएगा, यहाँ का प्रोडक्ट आएगा बड़ा आएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह, और आज मैं तुमको लेके चलूंगा कहां? एपिसोड नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। शुरुआत के 3 एपिसोड अगर तुमने नहीं देखे ना, तो भी ये एपिसोड तुमको बहुत अच्छे समझने आने वाला है। बेटर ये होगा कि तुम पुराने एपिसोड भी देख लो जाकर के, जिसके लिंक मैं यहां पर आई बटन में दे रहा हूं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ने का पैटर्न क्या होता है, कैसे 2 या 3 या 4 या 5 कितने भी रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसके कॉम्बिनेशन के पैटर्न कौन कौन से होते हैं। पहला पैटर्न देखने को मिलता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां पर हम बैक टू बैक, एक के पीछे एक, यानी एक लगाया उसके पीछे को लगाया उसके पीछे को लगाया, तो बैक टू बैक एक के पीछे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोनों कॉम्बिनेशन क्या हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, इनके अंदर फॉर्मूले कैसे बनेंगे रेजिस्टेंस के, टोटल रेजिस्टेंस के, वो मेरे को यहाँ पर ड्राइव करना है, जिसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल मेरे को पेपर में देखने को मिलेंगे। तो पहले शुरुआत करेंगे हम किससे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ सेम करंट फ्लो थ्रू देम। अगर रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, तो उनके अंदर फ्लो होने वाले जो करंट होता है ना, वो सेम होता है। क्या मैंने कहा? देख, एक तो मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है। 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगे हो कि उन सब में एक ही करंट फ्लो हो रहा हो। आई इधर से आ रहा है, इसमें से निकला, वही आई इधर से आ रहा है, इसमें से भी निकला, वही आई इधर से आ रहा है, इसमें से भी निकला, वही आई इधर से आ रहा है और इसमें से भी निकला, यानी सभी में से सेम करंट पास हो रहा है। इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, सभी रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट, पास होने वाला करंट कैसा है? सेम टू सेम है। कैसा है? सेम टू सेम है। तो बस इसी को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। सिंपल। मान लेते हैं कि ये बेटा एक रेजिस्टेंस है और ये एक और रेजिस्टेंस है, और मान लेते हैं कि ये एक और रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस है, एक का नाम है R1, एक का नाम है R2, एक का नाम है R3। ये 3 रेजिस्टेंस है, इनको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। किससे कनेक्ट कर रखा है? बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो ये हो गई बैटरी, प्लस माइनस, ये 2 टर्मिनल लगा दी मैंने बैटरी के, ये 2 टर्मिनल लगा दी मैंने बैटरी के। ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, ये करंट गया गया गया, ये आ गया करंट। अब सेम करंट इसमें से निकलेगा, यहाँ पर आ गया, सेम करंट इसमें से निकलेगा, यहाँ आ गया, सेम करंट इसमें से निकलेगा, यहाँ आ गया, और ये करंट वापस लौट के इधर आ गया। तूने वोल्टेज कितना दिया यहाँ पर? V। अब जो टोटल वोल्टेज तूने अप्लाई किया था, वो वोल्टेज इन 3 रेजिस्टेंस में क्या हो गया है? बट गया है। बराबर बराबर नहीं बटा है, लेकिन बटा है। तो मैं बात करता हूं कि टोटल वोल्टेज V तूने दिया था, वो 3 भागों में बट गया, 3 भागों में बट गया। किसमें? V1, V2, V3, 3 पार्ट में बट गया। यहां पर वोल्टेज बटा V1, यहां वोल्टेज बटा V2, और यहां पर बचा हुआ V3। 3 प्रकार से ये टोटल वोल्टेज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब तेरे को मालूम है V का V है, V1 क्या होता है? तेरे को ओम्स लॉ पता है, V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो V1 इक्वल टू क्या होगा? I1 R1। V2 इक्वल टू क्या होगा? I2 R2। और V3 इक्वल टू क्या होगा? I3 R3। यहां तक की बात समझ में आ रही है? तो लिख दे सिंपल सा, लिख दे सिंपल सा। मैं यहाँ पर V की जगह पर क्या लिख देता हूँ? लिख देता हूँ मैं IR। V1 की जगह पे क्या लिख देता हूँ? I1 R1। V2 की जगह क्या लिख देता हूँ? I2 R2। V3 की जगह क्या लिख देता हूँ? I3 R3। बता, यहाँ तो लिख सकता है, यहाँ तो लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हो गया IR। अब तेरे को एक चीज मालूम है, तेरे को एक चीज मालूम है कि इसमें से फ्लो होने वाला करंट सेम है, वही करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, वही करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। तो तू एक बात जानता है कि I1 बराबर है I के, जानता है ना? बिल्कुल। I2 बराबर है I के, जानता है ना? बिल्कुल। I3 बराबर है किसके? I के, बिल्कुल जानता है। तो I1 बराबर I2 की, I2 बराबर I3 की, I3 बराबर I के, यानी कि सब एक दूसरे के बराबर हैं। तो I1 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? I लिख देता हूँ। I2 की जगह क्या लिख देता हूँ? I लिख देता हूँ। I3 की जगह क्या लिख देता हूँ? I लिख देता हूँ। बाकी सब एज इट इज उतार देता हूँ मैं। यहाँ तेरे को दिखाई दे रहा है IR। ये तीनों में से I कॉमन निकाल। क्या बच रहा है यहाँ पर? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I से I उड़ा दिया, ये I से I उड़ा दिया। क्या बच रहा है? यहाँ बच रहा है तेरे को R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि ये क्या फॉर्मूला बना? ये क्या फॉर्मूला बना? ये बना कि टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का जो मैंने यहाँ सर्किट बनाया ना, उस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है? इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है ये, वो क्या है? R है। वो R कैसे निकलता है? वो R कैसे निकलता है? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को सीधा जोड़ करके, ऐड करके ये निकल आता है, सीधा ऐड करके ये निकल आता है। तो यहां से तेरे को एक बात समझनी है। क्या बात समझनी है? कि अगर तेरे पास वो 3 रेजिस्टेंस है, तो वो तीनों को जोड़ दे, तेरे को टोटल रेजिस्टेंस निकल के मिल जाएगा।
तो टोटल रेजिस्टेंस को मैंने आर एस लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, आर एस लिख रहा हूँ, यानी सीरीज रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, सीरीज रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ। ओके, सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया। अगर 3 रेजिस्टेंस लगे तो ऐसे जोड़ देगा, अगर मान ले 4 रेजिस्टेंस लगे हैं तो ऐसे जोड़ देगा, और मान ले के तेरे पास 5 6 7 8 9 10 ऐसे 15 20 50 और n रेजिस्टेंस लगे हैं तो तू कैसे जोड़ेगा, आर एस यानी सीरीज रेजिस्टर कैसे निकालेगा, 1 2 3 से लेके n तक जितने भी रेजिस्टेंस गिवन है सबको जोड़ दे, ऐड कर दे, और तेरा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब तेरे को यहाँ पर ना एक हैशटैग पॉइंट लिखना है, सीरीज में हमेशा टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, इंडिविजुअल को जोड़ करके निकलता है, ठीक है। तो तेरे को क्या याद रखना, सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ना वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कैसा होता है, बड़ा होता है, यानी आरएस जो होगा वो R1 से बड़ा होगा, R2 से भी बड़ा होगा, R3 से भी बड़ा होगा, हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। तो तेरे को क्या लिखना है कि आरएस हमेशा ग्रेटर होगा किससे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, कोई भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो उससे ये हमेशा बड़ा होगा। अब आ गया मेरे पास फिर से एक और बीबी क्वेश्चन। अब बीबी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt each and 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistors और a plug key all connected in series। तो तेरे को एक डायग्राम बनाना है, एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है, जैसा बोलते हैं यार वैसा डायग्राम बनाना है। क्या क्या करना है, सबसे पहले स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है जिसके अंदर एक तो बैटरी लगी हुई है, सबसे पहले तू बैटरी बनाएगा भाई, बैटरी लगी हुई है, बैटरी कैसे लगी हुई है, 3 सेल्स हैं उसके अंदर, 3 सेल्स हैं 2-2 वोल्ट के, तो एक सेल ये लगा दी तूने, एक और सेल ये लगा दी तूने, ठीक है, एक और सेल ये लगा दी तूने, 3 सेल लगा दिए, ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, 3 सेल को मिलाकर के तूने एक बैटरी बनाई। तो ये जो टोटल बैटरी है इसका वोल्टेज कितना होगा, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 2 2 कितने होते हैं 6 वोल्ट। और टोटल जो तेरी बैटरी लगी है ये प्लस माइनस ये कितना होगा, 6 वोल्ट की बैटरी तूने लगा दी, ऐसा तूने यहाँ पे बोला था, वही मैंने यहाँ कर दिया। अब उसने कहा कि 5 ओम का 8 ओम का 12 ओम का रजिस्टर लगा हुआ सीरीज में, कितना, एक रजिस्टर लगा कितने का, 5 ओम का, तो ये तूने लगा दिया 5 ओम का, एक लगा दिया तूने 8 ओम का, एक लगा दिया तूने 12 ओम का, ये लगा दिया, और साथ में क्या लगाना है कि प्लग की लगाना है, प्लग की, प्लग की, प्लग की का मतलब होता है स्विच, और स्विच तू कहां पे लगाता है पता है, स्विच हमेशा तू लगाता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के पास में, कहां लगाता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के पास में, ये लगाना है, ठीक है। अब उसने मेरे को ये नहीं बोला कि जो प्लग की यानी स्विच है वो कैसा है, ऑन है या ऑफ है, चालू है या बंद है, तो मैंने अभी बंद की सिचुएशन लगाई है, ठीक है। और अगर तेरे को चालू करना है तो बस यहाँ पे तू पॉइंट लगा दे, तो ये चालू हो जाएगा, ये स्विच चालू हो जाएगा, ये स्विच चालू हो जाएगा, ठीक है। और स्विच चालू हुआ तो बेटा इसके अंदर करंट भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ओके, बहुत बढ़िया। तो उसने कहा कि ड्रॉ करना है एक स्कीमेटिक डायग्राम, तो मैंने कहा कि 2-2 वोल्ट के 3 सेल लगे यानी बैटरी होगी 6 वोल्ट की, और 3 रजिस्टर लगे हैं 5 8 12 के, और एक प्लग की लगी हुई है वो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, पिछला जो तूने सर्किट ड्रॉ किया था वही सर्किट फिर से ड्रॉ करना है, वही सर्किट फिर से ड्रॉ करना है। सबसे पहले तेरे को क्या चाहिए, एक रेजिस्टेंस 5 ओम का, फिर एक और रेजिस्टेंस तेरे को चाहिए था कितना, 8 ओम का, फिर एक और रेजिस्टेंस तेरे को चाहिए था कितना, 12 ओम का, ये तूने लगा दिया, ठीक है। और ये लगा दिया तूने क्या, ये लगा दिया तूने क्या, एक बैटरी 3 सेल वाली, और यहाँ पे लगा दिया तूने क्या, एक की, ये हो गई की, ठीक है। चल ये प्लस ये माइनस 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहाँ तक का काम ओके है, यहाँ तक काम ओके है, ठीक। अब उसने कहा तेरे से क्या कि तेरे को यहाँ पर एक तो क्या करना है, वोल्ट मीटर लगाना है, क्या करना है, वोल्ट मीटर लगाना है, और तेरे को करंट मेजर करना है, तो तेरे को एमीटर भी लगाना है, क्या लगाना है, एमीटर लगाना है, 2 चीजें लगानी है। सबसे पहले पूरे सर्किट का करंट मेजर करना है, क्या करना है, पूरे सर्किट का करंट मेजर करना है, तो तेरे को एमीटर लगाना है। एमीटर कहाँ लगता है, सीरीज में, तेरे को मैं सिखा चुका हूँ एमीटर कहाँ लगता है, सीरीज में। पिछले एपिसोड के अंदर हमने इस चीज की चर्चा करी थी, इस चीज की बात करी थी। तो एमीटर कहाँ लगेगा, सीरीज में, तो सीरीज में ये लगा दी मैंने एमीटर, ये लग गया एमीटर, ठीक है। तो सर्किट का करंट नापना है इसलिए मैं इसको सीरीज में लगा देता हूँ, पूरे सर्किट का करंट आ गया। अब दूसरी बात हमसे बोला गया कि 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस तेरे को क्या निकालना है, इसके अक्रॉस तेरे को वोल्टेज निकालना है, वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करना है। तो 12 ओम के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाना है, तो यहाँ तूने लगा दिया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर चूंकि कहाँ लगता है, पैरेलल में लगता है, इसलिए मैंने आउटसाइड सर्किट से बाहर निकाल करके वोल्ट मीटर लगाया 12 ओम के अक्रॉस, ठीक है। अब उसने बोला तेरे से कि तेरे को एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की रीडिंग निकालनी है, दोनों की रीडिंग निकालनी है। अमीटर की रीडिंग क्या है, अमीटर की रीडिंग क्या होनी चाहिए तू बता, अमीटर की रीडिंग वही तो होगी बेटा जो करंट इसमें से पास हो रहा होगा। और ये कौन सा करंट है, अमीटर में से पास होने वाला करंट कौन सा है, इसको चालू कर दे, इसको चालू कर दे, इसको चालू करेगा तो यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से करंट आएगा 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 और अमीटर में से निकल के वापस आ जाएगा। तो करंट जब अमीटर में से निकलता है वो कौन सा है, आई है। अमीटर में से निकलने वाला करंट कौन सा है, आई है। अमीटर में से निकलने वाला करंट कौन सा है, आई है। तो टोटल सर्किट करंट या अमीटर से निकलने वाला करंट, बात ही की है। अब जब यहां से करंट निकलेगा बेटा, 12 ओम में से करंट निकलेगा, तो यहां पर एक वोल्टेज का लॉस होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा।
ठीक है। तो कुछ वोल्टेज यहाँ डेवलप हो रहा है, वो वोल्टेज हमारे वोल्ट मीटर की रीडिंग के बराबर होगा। तो तेरे को एक एक करके काम करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या बोला, सबसे पहले करंट निकालना है तेरे को। क्या निकालना है? अमीटर रीडिंग। तो मैं निकाल लूँ अमीटर रीडिंग। तो अमीटर की रीडिंग क्या होगी? अमीटर की रीडिंग क्या होगी? ये इक्वल टू होगी आई की, यानी आई की वैल्यू क्या है वो निकाल दो। अमीटर रीडिंग से मतलब क्या? आई की वैल्यू क्या है वो निकाल। तो उसके लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा? आई इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आरएस, क्योंकि सब कैसे लगे? सीरीज में लगे, सारे कैसे लगे? सीरीज में लगे। ठीक है, तो आरएस हो गया ये। वोल्टेज कितना है पूरे सर्किट का? 6 वोल्ट। आरएस कितना होगा? इन तीनों को जोड़ दे, कितना हो जाएगा? 12 8 20 5 25 25। ये हो गया 25। कितना हो गया? 25 हो गया। तो आई की वैल्यू निकाल दे। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अमीटर रीडिंग कितनी आ जाएगी? तो अमीटर रीडिंग कितनी आ जाएगी? 6 में 25 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? अरे भाई 0.24 एम्पियर। तो अमीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी? 0.24 एम्पियर। ये तो होगी तेरी अमीटर की रीडिंग। अब तेरे को निकालनी कौन सी? वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे निकालेगा भाई? वोल्ट मीटर की रीडिंग कहां पर निकालनी है तेरे को? 12 ओम के अक्रॉस। ठीक है, तो वोल्ट मीटर रीडिंग ये कैसे निकालेगा? ये निकालेगा वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम। वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम, ये वाला वोल्टेज निकालना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम तू कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम? तो V इक्वल टू था IR, तो इसमें से निकलने वाला करंट इनटू रेजिस्टेंस, कौन सा? 12 ओम वाला। तो कैसे करेगा? कैसे करेगा मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ। वोल्टेज निकालना है, वोल्ट मीटर रीडिंग निकालनी है। करंट कितना आ रहा है? करंट आ रहा है 0.24 का। करंट कितना आ रहा है? 0.24 का। और रेजिस्टेंस कितना? रेजिस्टेंस कितना? 12। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 12। मल्टीप्लाई कर दे इनका, तो V12 कितना आ जाएगा? 2.88 वोल्ट। या तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई। तो तेरे पास में दो रीडिंग आ चुकी है। एक तो तेरे पास में आ गई रीडिंग वोल्ट मीटर की, और एक आ गई एमीटर की। एमीटर करंट नापेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापेगा। अक्रॉस कहां पर नापा है मैंने? 12 वोल्ट। पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? टू और मोर रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स अप्लाइड टू ईच ऑफ देम। अगर हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब वो कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। ये हो गया रेजिस्टेंस 1, एक और रेजिस्टेंस ले ले, ये हो गया 2, एक और रेजिस्टेंस ले ले, ये हो गया 3। अब ये तीनों को तू आपस में कनेक्ट करेगा। ये कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको थोड़ा आगे बढ़ा ले, ये कनेक्ट कर दिया और ये भी कनेक्ट कर दिया। बन गया? ठीक है, बन गया। अब तेरे को क्या करना है? तेरे को क्या करना है? ये कनेक्शन को, ये दोनों एंड पॉइंट्स को, एंड कनेक्शंस को कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है? आपस में कनेक्ट करना है। अब आपस में कनेक्ट कैसे करना है? ये आगे बढ़ा ले, ये आगे बढ़ा ले, और अब इस वायर को आगे ले जाकर के, इस वायर को आगे ले जाकर के तेरे को कनेक्ट कर देना किससे? एक बैटरी से। किससे कनेक्ट कर देना? एक बैटरी से। ये कनेक्ट कर देंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब 3 रेजिस्टेंस है तेरे पास में, तो इसकी वैल्यू मान ले R1 है, इसकी वैल्यू मान ले R2 है, इसकी वैल्यू मान ले R3 है। ये 3 वैल्यू हो गई। पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा करंट। ये करंट आएगा इधर, आई करंट आ रहा है, बिल्कुल बड़बड़ाते हुए, बिल्कुल बड़बड़ाते हुए करंट आ रहा है। लेकिन अब एक बात समझना, एक बात को समझ, तेरे सामने करंट आ रहा है आई, इसके सामने 3 रास्ते, इसके सामने 3 रास्ते। क्या ये एक रास्ते पे जाएगा? नहीं, इसके सामने जितने रास्ते, उतने रास्ते पर ये करंट बट जाएगा। क्यों नहीं समझ रहा तू? तेरे सामने अगर 3 है रास्ते, तो तू तीनों में बटेगा ना। सीधी सी बात है यार, 3 रास्ते हैं, तीनों रास्तों पे ये करंट जाता है। वो बात अलग है, अलग अलग अमाउंट में जाता है। किसी पे ज्यादा जाएगा, किसी पे कम जाएगा, किसी पे बहुत कम जाएगा, अलग अलग रास्ते पे जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन के रेजिस्टेंस कैसा है। जिस रास्ते की रुकावट ज्यादा है वहां करंट कम जाता है, जिस रास्ते की रुकावट ज्यादा है वहां करंट कम जाता है, जिस रास्ते की रुकावट कम है वहां करंट ज्यादा जाता है। ये I1 I2 I3 तीनों आ जाएंगे, यहाँ से पास होकर के आ गया I1 I2 I3, तो ये लौट करके करंट I वापस आ गया। तो I 3 भागों में बट गया, वापस से यहाँ से I1 I2 I3, I1 I2 I3 ये बट करके यहाँ कंबाइंड होकर के वापस आई करंट ये आ गया मेरी बैटरी के पास। सिंपल, यहाँ से करंट निकला, 3 भागों में बटा, वापस 3 भाग जोड़े और फिर वापस करंट आ गया। अब तेरे को क्या देखना है कि टोटल वोल्टेज तूने अगर V लगाया था, तो मैंने अभी सिखाया तेरे को, यहाँ भी V वोल्टेज मिलेगा, यहाँ भी V वोल्टेज मिलेगा, यहाँ भी V वोल्टेज मिलेगा। तो मैंने कहा टोटल तूने आई करंट दिया था, वो आई करंट 3 भागों में बटा, I1 I2 और I3 में, 3 भागों में बटा I1 I2 और I3 में। और तूने ओम्स लॉ से एक चीज सीख रखी है कि I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। तो I1 इक्वल टू क्या होगा? V1 अपॉन R1। I2 इक्वल टू क्या होगा? V2 अपॉन R2। और I3 इक्वल टू क्या होगा? V3 अपॉन R3। यही तो होगा, यही तो होगा, यही तो होगा। ठीक है, रख दे जल्दी से। तो I की जगह क्या लिखेगा तू? V अपॉन R।
यहाँ पे आर क्या है, पूरा रेजिस्टेंस, आर क्या है, ये सारे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस को मैं आर ना बोलते हुए क्या लिख दूं, आरपी लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, आरपी। आरपी मतलब क्या है, पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस। तो आई अपॉन आई की क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर, और आर को मैं क्या लिख दूंगा, आरपी। I1 की जगह क्या आ जाएगा, I1 की जगह आ जाएगा V1 अपॉन R1, V2 अपॉन R2, I3 की जगह आ जाएगा V3 अपॉन R3। बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब आती बात, V1 इक्वल होगा V2 के, V2 इक्वल होगा V3 के, और V3 इक्वल होगा V के। यानी कि सारे वोल्टेज कैसे होंगे, बराबर होंगे। सारे वोल्टेज कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो मैं लिख देता हूँ इधर, इस वाले को जरा कॉपी करते हैं, तो V अपॉन क्या हो जाएगा, RP बराबर V1 की जगह क्या आ जाएगा, V R1, V2 की जगह क्या आ जाएगा, V R2, V3 की जगह क्या आएगा, V अपॉन R3, V अपॉन RP इज इक्वल टू V कॉमन निकाल ले यहाँ से सबसे, क्या बचेगा यहाँ पर, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। ये तेरे को देखने को मिल रहा है, ये V से V कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ये तेरा आंसर हो गया, ये तेरा आंसर हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के टोटल रेजिस्टेंस को निकालने वाला। मान ले तेरे पास में अगर 3 रेजिस्टेंस थे तो तूने निकाल दिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर मान ली एक और रेजिस्टेंस होता चौथा, तो क्या करता तू, 1 अपॉन R4 करता। अगर पांचवा रेजिस्टेंस भी होता तो क्या करता, 1 अपॉन R5 प्लस कर देता। ऐसे ही अगर तेरे पास n रेजिस्टेंस होते तो क्या करता तू, 1 अपॉन Rn तक ऐड करता चला जाता, जोड़ता चला जाता, और यही तेरा टोटल रेजिस्टेंस निकालने का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस निकल के आता है टोटल, वो क्या होगा, इनके रेसिप्रोकल्स का एडिशन होता है। क्या होता है, इनके रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन का एडिशन होता है। ठीक है, तो जब आरपी तू निकालेगा ना, आरपी तू निकालेगा, वो हमेशा छोटा होता है, किससे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। R1 से छोटा होगा, R2 से भी छोटा होगा, R3 से भी छोटा होगा, Rn से भी छोटा होगा, यानी हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होता है आरपी। तो क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा छोटा होगा, किससे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होता है टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस। बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, क्या इसके अंदर फॉर्मूला मेरे को देखने को मिलेगा, किस प्रकार से इसके ऊपर न्यूमेरिकल होंगे, वो सब देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक स्टेटमेंट होता है बड़ा सिंपल सा, कि व्हेन अ करंट आई पासेस थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अगर मेरे पास में कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है कैपिटल आई, करंट फ्लो हो रहा है कैपिटल आई, और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, टी टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, देन जो हीट डेवलप होती है, क्या डेवलप होती है बेटा, हीट डेवलप जो होती है ना उस वायर के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर, वो इक्वल होती है, क्या होती है, इक्वल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ये तीन चीजों के प्रोडक्ट के, ये तीन चीजों के प्रोडक्ट के बराबर होती है, और यहाँ करंट नहीं, स्क्वायर ऑफ करंट के, स्क्वायर ऑफ करंट के। तो मैं बता दूं, मान ले कि ये तेरे पास में एक वायर है, ये तेरे पास में एक वायर है जिस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। वायर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। वायर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। और अगर यहां से करंट आ रहा है, करंट कितना आ रहा है, आई करंट आ रहा है। ठीक है, मैं तेरे को सिंपल सी बात करता हूं, मान ले कि ये तेरे पास एक रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और तू इस सर्किट को, इस रेजिस्टेंस को एक करंट देता है विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। ये प्लस, ये माइनस, करंट हमेशा कहां से निकलता है, करंट निकलता है कहां से, प्लस वाले टर्मिनल से। तो ये करंट आ रहा है, इसमें करंट जा रहा है, ये करंट इस रेजिस्टेंस में से निकल के आ रहा है, और ये यहां से वापस इस बैटरी के पास आ गया। ये बात तो तेरे को पता है कि कोई भी बैटरी है, करंट कहां से निकलता है, हमेशा पॉजिटिव वाले टर्मिनल से निकलता है, फिर निकलता है रेजिस्टेंस में से, वापस से नेगेटिव टर्मिनल के पास वापस आ जाता है। ये बात तो तू समझ रहा है ना, तू समझ रहा है ना, बिल्कुल समझ रहा है। अब बात आती है कि अगर इसमें से आई करंट निकलता है, इस रेजिस्टेंस में से आई करंट निकलता है, तो करंट को कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे ना। देख, रास्ता जब प्लेन होता है, सीधा सीधा रास्ता है, अगर सीधा सीधा रास्ता है तो करंट भी सीधे सीधे निकल जाएगा, उसको कोई एफर्ट नहीं डालना है, उसको कोई एफर्ट नहीं डालने, अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ऐसे में करंट को एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा, ऐसे में करंट को एफर्ट डालना पड़ रहा है। एफर्ट डालता है तो भाई वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, यहाँ प्रोड्यूस होगी हीट। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। अब बोला क्या गया, ये जो हीट होती है ना, जो प्रोड्यूस हो रही है, वो बराबर होता है किसके, तीन चीजों के,
पहली चीज करंट की स्क्वायर के, करंट के स्क्वायर के, दूसरा रुकावट के, दूसरा क्या रुकावट के, और तीसरी चीज आती कितने टाइम के लिए तूने करंट फ्लो करा है इसके अंदर से, कितने टाइम के लिए तू यहां पर करंट फ्लो करा रहा है इस रेजिस्टेंस में से, इन तीनों के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के बराबर होती है हीट प्रोड्यूस्ड। क्या बोल रहा हूं मैं, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट क्या होती है, करंट फ्लो के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम, जितने के लिए करंट तू फ्लो करा रहा है। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई होता है, वही तेरे को हीट की वैल्यू प्रोवाइड करता है। व्हेन अ करंट आई पासेस थ्रू अ कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है, कितना आई, ठीक है, किसी कंडक्टर में से करंट आई पास होता है और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना कैपिटल आर, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना कैपिटल आर, और कितने टाइम के लिए तू फ्लो करा रहा है, टी टाइम के लिए तू फ्लो करा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट डेवलप होती है, क्या डेवलप होती है, हीट डेवलप होती है कंडक्टर के अंदर, वो क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है तीन चीजों के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ तीन चीजें। पहला क्या, स्क्वायर ऑफ द करंट, पहला क्या, स्क्वायर ऑफ द करंट, करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हीट प्रोड्यूस इन तीन चीजों के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, उस हीट प्रोड्यूस होने के पीछे का कारण क्या है। तूने मान ले कि ये एक वायर है, यानी कंडक्टर है, ये मैंने कंडक्टर लिया, ठीक है, ये मैंने कंडक्टर लिया है। अब मान ले कि इस कंडक्टर के दो एंड है, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, दोनों एंड के बीच में तूने लगा दी है बैटरी। क्या लगा दी तूने, बैटरी लगा दी है, ये लगा दी तूने बैटरी। अब बैटरी जब लग जाएगी, ये मैं क्लोज कर दूं, जब बैटरी ये लग जाएगी तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। और तेरे को मालूम है पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलता है, करंट। ये वायर है बोले तो कंडक्टर है, ये हो गया तेरा कंडक्टर। अब कंडक्टर के अक्रॉस तूने क्या लगाया, दोनों एंड के अक्रॉस एक बैटरी लगाई है। बैटरी से क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस वाले एंड से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस वाले एंड से कनेक्ट है, तो ये वाली जो प्लेट है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये वाला एंड ऑफ द वायर कैसा हो जाएगा कंडक्टर का, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव वाला इस वाले एंड से कनेक्ट है, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे बिल्कुल हो जाएगा भाई। अब मैं बात करता हूं दूसरी, कि इस वायर के अंदर तेरे को एक चीज देखने को मिलेगी, और वो क्या देखने को मिलेगी, कंडक्टर है ना, कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इजीली मूव कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, यही तो होता है इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में तेरे को मालूम है, ये होता है नेगेटिव चार्ज के। कैसे होते हैं ये, नेगेटिव चार्ज के, नेगेटिव चार्ज के, नेगेटिव चार्ज के। हो गया, यहां नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को, जो कि खुद नेगेटिव है, ये दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा। ये नेगेटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, रिपेल करेगी। और ये पॉजिटिव प्लेट ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगी। भाई ये नेगेटिव वाला इसको धक्का मार रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो बेचारा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये इधर से धक्का खा रहा है, इधर से खींच रहा है, तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, इधर बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या ये आगे बढ़ता चला जाएगा, रास्ते में और भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, रास्ते में और भी तो आयंस होंगे, रास्ते में और भी तो एटम्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ेगा तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में टक्कर मारेगा, दूसरे एटम्स के साथ में टक्कर मारेगा, दूसरे आयंस के साथ में टक्कर मारेगा। टक्कर होगी बिटवीन एटम्स, इलेक्ट्रॉन टकराएगा किसके साथ में, दूसरे इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन टकराएगा किसके साथ में, दूसरे आयन से। इलेक्ट्रॉन टकराएगा किसके साथ में, दूसरे एटम से। तो जब इलेक्ट्रॉन इनसे टक्कर मारेगा, और टक्कर का एक आउटपुट निकलता, पता है, टक्कर का एक आउटपुट होता है, टक्कर का एक आउटपुट होता है, वो क्या होता है, टक्कर का आउटपुट हमेशा एक ही चीज मिलती है, और वो होती है क्या, हीट। टक्कर में हमेशा एक चीज प्रोड्यूस होती है जरूर एंड जरूर, वो क्या होती है, हीट। तो जब इनके बीच में टक्कर होती है तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और इसी वजह से क्या होता है, जब लगातार इलेक्ट्रॉन चलता फिरता रहता है ना इसके अंदर, वायर के अंदर, टक्करों की वजह से इसके अंदर से क्या निकलती है, हीट निकलती है। टक्करों की वजह से इसके अंदर से क्या निकलती है, हीट निकलती है। टक्करों की वजह से इसके अंदर से क्या निकलती है, हीट निकलती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं, यानी ये बैटरी लगा करके रखता हूं, तो यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भागता है। जब इलेक्ट्रॉन भागता है तो एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, एक दूसरे टक्कर मार रहे हैं। टक्कर मारते तो क्या होता है, टक्कर मारते तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर मारेंगे, एटम के साथ टक्कर मारेंगे, आयंस के साथ टक्कर मारेंगे, टक्कर 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 की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। और हीट प्रोड्यूस हो जाने को ही तो मैं बोलता हूँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इस चीज को, इसको बोलते हैं हम
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हो गया तेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डिफरेंट फॉर्मूले ऑफ हीट, हीट के अलग अलग फॉर्मूले कौन कौन से हैं? अभी मैंने तेरे को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? H इज इक्वल टू होता है क्या? आई स्क्वायर आर टी। एच इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। अब मेरे को एक चीज मालूम है, यहाँ पर एक चीज मेरे को मालूम है कि V बराबर क्या होता है बेटा? V बराबर होता है आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। ओम्स लॉ तूने देखा है? ओम्स लॉ तूने देखा है? ये किससे आता है बेटा? ये आता है किससे? ओम्स लॉ से। किससे आ रहा है ये? ओम्स लॉ से। बिल्कुल आ रहा है। यहां से निकाल दू, आई बराबर क्या निकालेगा? आई बराबर क्या निकालेगा? V अपॉन आर। आई बराबर क्या निकालेगा? V अपॉन आर। तो हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू यहां पुट करते हैं, क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। स्क्वायर का स्क्वायर, मैंने आई की वैल्यू उठा करके यहां पुट करी। आई इक्वल टू क्या? V अपॉन आर। आई की जगह लिख दिया V अपॉन आर। आई की जगह लिख दिया V अपॉन आर। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर, आर का आर, टी का टी। तेरे को देखने को मिल रहा है, होगा V स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया आर, ये हो गया टी। एक आर से एक आर कैंसिल। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एच इक्वल टू क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? ये बचेगा V स्क्वायर का V स्क्वायर अपॉन में क्या बच रहा है? आर बच रहा है, यहाँ पर टी का टी बच रहा है। तो ये अनदर फॉर्मूला निकल के आ गया किसका? हीट का। अब तीसरे फॉर्मूले के लिए मैं क्या करने वाला हूँ? मेरे को मालूम है अगेन V इक्वल टू कितना होता है? आई आर। ठीक है, तो यहाँ से मैं आर निकालू तो आर इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आई। आर इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आई। आर इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आई। क्या मैं इस आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकता हूँ? क्या मैं इस आर की वैल्यू V अपॉन आई को यहाँ पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर का आई स्क्वायर, इस आर की जगह पे क्या लिख देंगे? V अपॉन आई। आर की जगह क्या लिख देंगे? V अपॉन आई। क्या मैं लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ? बोलना, क्या मैं लिख सकता हूँ? अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ। आर की जगह लिख दिया V अपॉन आई, टी का टी लिख दिया मैंने। ये एक आई से ये एक आई कैंसिल हो गया, तो H क्या आ जाएगा? H आ जाएगा आई V इंटू टी। H कितना आ जाएगा? आई V इंटू टी। और अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिख दूं, क्या बोलूंगा? आई वी टी या फिर वी आई टी। क्या लिख सकता हूँ? आई वी टी या फिर वी आई टी, आई वी टी या फिर वी आई टी। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। तो हीट का तीसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एच इक्वल टू वी आई टी। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी आई टी। तो ऐसे मेरे पास तीन फॉर्मूले आ गए हीट के, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी और एच इक्वल टू वी आई टी। तीन फॉर्मूले मेरे को देखने को मिल रहे हैं, तीनों के अंदर वेरिएबल्स अलग अलग है। यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर करंट नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है। जब जो जैसा डेटा तेरे को मिल जाए वैसा फॉर्मूला लगा करके तेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यहाँ पर तीन फॉर्मूले तेरे पास आ गए, ये रहे तेरे तीन फॉर्मूले। ये तीनों फॉर्मूले दिमाग के अंदर छाप ले बहुत अच्छे से, न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं। किसके अंदर काम आने वाले? न्यूमेरिकल के अंदर काम आने वाले। किसके अंदर काम आने वाले? न्यूमेरिकल के अंदर काम आने। अब मैं बात कर रहा हूँ ना तेरे से, क्या हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या है। जो अभी मैंने हीटिंग इफेक्ट की बात करी ना तेरे से, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके इस्तेमाल क्या है रेगुलर लाइफ के अंदर, कहाँ उसको यूज किया जाता है। पहला इस्तेमाल तेरे को देख रहा है इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर। कहां पर? इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर। मेरे घर में, तेरे घर में, हर जगह पर फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हमारा सर्किट लगा होता है। तो अभी के अभी नजर घुमा करके देख अपने कमरे के अंदर, वहां तेरे को ये फ्यूज देखने को मिलेगा। या फिर मेन सर्किट बोर्ड के पास में जा, जो तेरे घर में मेन सर्किट बोर्ड लगा हुआ है ना, गैलरी में लगा हुआ तेरे घर में, एंट्रेंस के पास में लगा हुआ, जहां पर मीटर लगा होगा उसके नजदीक जो मेन कनेक्शन है, वहां पर तेरे को देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्यूज। दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रिक इमर्शन वाटर हीटर। तू घर में सर्दियों में नहाने के लिए पानी को गर्म करता है, या तो तू अमीर है या तू मेरे जैसा गरीब है। अगर तू अमीर है तो तेरे घर में क्या गीजर लगा होता है, लेकिन अगर तू मेरी तरह है तो भाई तेरे पास में क्या होता है? ऐसी रॉड होती है, और ये रॉड को क्या करते हैं? बाल्टी में पानी भरते हैं, उस पानी के अंदर हम इस रॉड को डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं और पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। लेकिन पता है, ये पानी को गर्म होते हुए तेरे को ना चेक नहीं करना है कि ये पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ। तू तो बस सिंपल डाल के छोड़ दे, उसके अंदर उंगलियां डाल करके उंगली नहीं करना है, क्योंकि अगर तूने उंगली करी ना तो वो उंगली तेरी आखिरी उंगली होगी लाइफ की। समझ रहा है? समझ रहा है? बिल्कुल समझ रहा है। नेक्स्ट मैं तेरे से एप्लीकेशन की बात करता हूँ। ये भाई स्त्री, स्त्री तो देखी है ना तूने, स्त्री टू की बात नहीं कर रहा, स्त्री की बात कर रहा हूँ, प्रेस की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर रहा हूँ, जिससे तू कपड़े सीधे करता है। इसके अंदर भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल हो रहा है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज? मतलब क्या है? मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि तेरे पास में ना कोई इलेक्ट्रिक हीटर है। क्या है तेरे पास? कोई इलेक्ट्रिक हीटर है। मान ले कि ये तेरे पास में एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है? इस तरीके से ये स्प्रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है? स्प्रिंग लगी होती है। लगी हुई है स्प्रिंग, बिल्कुल लगी हुई है। एंड ये इसके अंदर से एक कॉर्ड निकल के जा रही है, और ये कॉर्ड के दो तार होते हैं जो तू लगा देता है किसके अंदर? तेरे मेन सॉकेट के अंदर। ये तेरे पास मेन सॉकेट है, इसमें ऐसा 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 इस प्रकार से इन दोनों के अंदर मैंने ये तार घुसेड़ दिए। यही तो करता है तू, यही करता है ना तू? बिल्कुल करता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि जब तू प्लग ऑन करता है, स्विच ऑन कर देता है, तो ये तो होती है तेरी कॉर्ड, ये तो होती है तेरी कॉर्ड, और ये जो लगा हुआ ना, ये तेरा होता है हीटिंग एलिमेंट।
इसको बोलते हैं हम क्या, हीटिंग एलिमेंट। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि जब मैं इसको प्लग इन कर देता हूं, चालू कर देता हूं, तो ये जो कॉर्ड है ना, ये ग्लो करती हुई नहीं दिखाई देती, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये ग्लो करता है, चमकता है। ये ऐसा क्या है? तो बात को पहले समझ, बात को क्या समझना तेरे को, कि ये जो तेरे पास में कॉर्ड होती है ना, कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है ये किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है तेरी कॉपर से। जनरली तेरे घर में जो वायर यूज किए जा रहे हैं वो क्या है, कॉपर के। और जो हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट ये पता है किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है जनरली किससे, नाइक्रोम से। किससे? नाइक्रोम से, जो कि एक अलॉय है। नाइक्रोम से बना है, जो कि कैसा है, एक अलॉय है। अलॉय है। अब अलॉय के बारे में एक पॉइंट तेरे को याद रखना है कि अलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है, हाई होता है। और कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है, लो होता है। अगर मैं इन दोनों के कंपेयर करूं तो भाई इसका कॉपर का रेजिस्टेंस कैसा है, लो है, अलॉय का रेजिस्टेंस कैसा है, हाई है। अब सुन, अब सुन, अभी तूने क्या सुना था, अभी तूने एक बात समझी थी। मैंने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जब पढ़ा था तो मैंने कहा था जो हीट प्रोड्यूस होती है ना, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, वो होती है I स्क्वायर R के बराबर। और कुल मिला के टी भी लिख लेते हैं। मैं यहां पर अगर टाइम को हटा भी दूं तो मैं बात करूंगा तेरे से सिंपल कि 1 सेकंड के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो I स्क्वायर R के बराबर होती है। अब जब यहां से करंट आएगा, यहां से जब करंट आएगा तो वही करंट इस कॉर्ड में से निकलेगा, वही करंट इस एलिमेंट के अंदर से निकलेगा। ये सारे एलिमेंट के अंदर से, नाइक्रोम वायर के अंदर से भी सेम करंट निकलेगा और इस कॉर्ड के अंदर से भी सेम करंट आएगा, सेम करंट आएगा, सेम करंट आएगा, बिल्कुल आएगा। कि हीट प्रोड्यूस्ड इन कॉपर, यानी कॉर्ड के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगी, करंट I स्क्वायर, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, कम है, तो R के बराबर होगा। लेकिन सेम हीट प्रोड्यूस इन नाइक्रोम यानी कि हीटिंग एलिमेंट, उसके अंदर भी करंट तो यही आ रहा है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कैसा है बेटा, हाई। इसका रेजिस्टेंस कैसा है, हाई है। तो अब तेरे को देखने को मिल रहा है करंट तो सेम है, रेजिस्टेंस यहाँ पर कम है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो छोटा आएगा, यहाँ का प्रोडक्ट आएगा बड़ा आएगा। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही होगी वो कम होगी, यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी वो ज्यादा होगी। यानी ये जो एलिमेंट है वो ज्यादा गर्म होगा, ये एलिमेंट कम गर्म होगा। जब ये एलिमेंट कम गर्म होगा तो ये ग्लो नहीं करेगा, ये ज्यादा गर्म हो रहा है इसलिए ये ग्लो कर रहा है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की एक एबिलिटी, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की एक एबिलिटी जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है वर्क। क्या करती है, कोई काम करके हमको देती है, और उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई एक्शन तो करा जाएगा ना। जैसे यहाँ पे बल्ब को जलाना था, तो बल्ब को जलाने के लिए कोई ना कोई एक्शन तो परफॉर्म हुआ होगा ना इस पूरे सर्किट के अंदर, जिसका आउटपुट मेरे को मिला क्या, बल्ब ग्लो कर गया। ऐसे क्या करते हैं कि कोई वर्क मेरे को चाहिए, क्या चाहिए, कोई वर्क मेरे को चाहिए, क्या चाहिए, कोई वर्क मेरे को चाहिए, लेकिन वो वर्क कब मिलेगा, कोई एक्शन जब ये परफॉर्म करेगा। और एक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एबिलिटी है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की, जिस एबिलिटी की वजह से वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कोई काम, प्रोड्यूस करता है कोई काम, कोई वर्क, बाय क्रिएटिंग एन एक्शन, कोई पर्टिकुलर फंक्शन, कोई पर्टिकुलर एक्शन करके वो हमें एक यूजफुल वर्क करके देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सर्किट की ना ऐसा यूनिट क्या होती होगी, ऐसा यूनिट क्या होती होगी, तो सुन, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट होगी जूल। क्या होगी ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट होती है जूल। ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। अब तेरे से दूसरा पॉइंट पूछा जा सकता है, कमर्शियल यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट पता है क्या होती है, ये होती है किलो वॉट आर। क्या होती है, ये होती कमर्शियल यूनिट किलो वॉट आर। ये इसकी कमर्शियल यूनिट है। यानी कि तेरे घर में जब एनर्जी आती है ना, तेरे घर में जो वोल्टेज आ रहा है, तेरे घर में जो करंट आ रहा है, वो अल्टीमेटली किसकी फॉर्म में आ रहा है, एनर्जी की फॉर्म में आ रहा है। यानी तू घर पर जो बिल देता है, तू तो नहीं देता, खैर तेरे पापा देते हैं, तो तेरे पापा जो बिल देते हैं ना, वो बिल अल्टीमेटली किस चीज का देते हैं, वो देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो तू अपने घर में यूज कर रहा है, जो तू अपने घर में यूज कर रहा है उस एनर्जी का बिल दिया जाता है। करंट का बिल नहीं दिया जाता, वोल्टेज का बिल नहीं दिया जाता, बिल किसका दिया जाता है, कितनी एनर्जी तू कंज्यूम कर रहा है अपने घर में। वो करंट अपने साथ में कुछ एनर्जी लेके आ रहा है, उस एनर्जी को तू कंज्यूम कर रहा है, तू यूज कर रहा है उस एनर्जी का, उसके लिए तेरे को पे करना पड़ता है। तो कमर्शियल यूनिट यानी एनर्जी को कमर्शियल यानी कि पैसे वाले लेवल पर किस में नापा जाता है, तो पैसे के लेवल पर हम एनर्जी को नाप रहे हैं किसमें, किलोवाट आवर में, KWH के अंदर, KWH के अंदर। किलोवाट आवर और जूल के बीच में एक रिलेशन निकाल के दे रहा हूं, तो रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। देख, सबसे पहले रिलेशन में क्या आएगा कि 1 किलोवाट आवर, ये तो लिखा हुआ है। अब तू जरा एक बात को समझ, 1 का तो 1 है, ठीक है। किलो का मतलब क्या होता है बेटा, किलो का मतलब होता है 1000, और वॉट का मतलब क्या होता है, वॉट, लिख दिया मैंने। अब आवर का मतलब, आवर मतलब घंटा, घंटा का मतलब 60 मिनट,
घंटे का मतलब क्या होता है 60 मिनट। अब जरा इनको मल्टीप्लाई कर पहले, 1000 इंटू 1 कितना होता है 1000, वॉट का वॉट, 60 का 60, मिनट की जगह पर तू क्या लिख सकता है, इन सबको छुपा देता हूं, मिनट की जगह पर तू लिख सकता है ना 60 सेकेंड, मिनट की जगह पर अकेला लिख सकता है ना तू 60 सेकेंड, बिल्कुल लिख सकता है। तो बस अब इनका मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर, 1 2 3 4 5, 5 तो जीरो हो गई, 5 तो जीरो हो गई, 1 2 3 4 5 जीरो हो गई, 6 6 कितना होता 36, और ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ तेरा वॉट और सेकंड का सेकंड। तो अब जरा देख इनका जरा मल्टीप्लाई कर तो कितना हो गया 36 इंटू 1 2 3 4 5 जीरोज हो गई, और ये लिखा है तुमने वॉट सेकंड। वॉट सेकंड, वॉट सेकंड पता है क्या है, वॉट सेकंड का मतलब होता है क्या जूल, वॉट सेकंड का मतलब क्या होता है जूल, वॉट सेकंड का मतलब क्या होता है जूल, ठीक है। अब ये जूल मैंने कैसे लिखा इसको जरा समझ ले, वॉट सेकंड को मैंने जूल कैसे लिखा उस बात को जरा समझ ले। मेरे को एक फॉर्मूला मालूम है, ये मैंने ना 9th क्लास में पढ़ा था, P बराबर क्या होता है W अपॉन T, यानी पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो पावर की यूनिट क्या होती है बेटा, पावर की यूनिट होती है वॉट, वर्क की यूनिट होती है जूल, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। अब जरा सेकंड को इधर भेज तो क्या हो जाएगा, वॉट मल्टीप्लाई सेकंड बराबर क्या हो जाएगा जूल। तो क्या देखो समझ में आ रहा है कि वॉट सेकंड की जगह मैं जूल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। वॉट सेकंड की जगह मैंने क्या लिख दिया, जूल लिख दिया, वॉट सेकंड की जगह मैंने क्या लिख दिया, जूल लिख दिया, बस लिख दे। तो ये हो गया क्या 36 इंटू, ये कितना लिखो 5 जीरो, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 5, ये 5 जीरो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 5, जितने जीरो होते हैं 10 के ऊपर उतनी पावर लग जाती है, 5 जीरो तो 10 की पावर 5, 10 जीरो होती है 10 की पावर 10, 500 जीरो होती है 10 की पावर 500, बस ऐसे लिखना है। वॉट सेकंड की जगह क्या लिख देगा तू जूल, क्या लिख देगा तू जूल। तो 1 kWh, 1 kWh बराबर कितना आ रहा है 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। लेकिन मैंने अभी अभी पिछली बार तेरे को बताया था क्या कि ये फॉर्म करेक्ट नहीं होती, मेरे को इसे लिखना होता है साइंटिफिक फॉर्म में। कैसे लिखना होता है साइंटिफिक फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म क्या बोलती है, एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, 3 का 3 है, 6 का 6 है, लेकिन 3 के बाद तेरे को क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है बेटा, क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, 3.6 हो जाएगा ये। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, जब तू यहाँ पर पॉइंट लगाएगा तो यहाँ पर पावर बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। 3.6 इंटू 10 की पावर 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, और ये आंसर तेरा आ जाएगा जूल में। फाइनली तेरा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि 1 kWh इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, ये रिलेशन तेरे को दिमाग में रखना। तो अभी मेरे पास में इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को समझने की कोशिश कर। देख सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करता हूं। इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस और कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है किसी भी सर्किट के अंदर, उसे बोलते हो सर्किट की पावर। समझ में नहीं आया ना, मैं समझा दूं। देख क्या होता है कि मेरे पास ना हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ना दो प्रकार के सिनेरियो होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कितने सिनेरियो होते हैं, दो सिनेरियो होते हैं। तो सिनेरियो नंबर 1 को देख, सिनेरियो नंबर 1 होता है जहां पर हम प्रोडक्शन करते हैं एनर्जी का, क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि जो पावर स्टेशन होते हैं जहां पर एनर्जी जनरेट होती है। और सिनेरियो नंबर 2 कौन सा सिनेरियो, जहां पर हम कंज्यूम करते हैं एनर्जी का, क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन। तो एक तो मैं क्या करता हूं, प्रोड्यूस करता हूं, दूसरे के ऊपर मैं कंज्यूम करता हूं। तो जहां प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या याद रखना तेरे को कि एनर्जी कितनी प्रोड्यूस की जाती है पर यूनिट टाइम में, वो कही जाती है पावर। क्या कही जाती है, इलेक्ट्रिक पावर। किसी पावर स्टेशन पर 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर या फिर 1 घंटे के अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, वो कही जाती है पावर ऑफ दैट पावर स्टेशन। वही बात करते हैं दूसरे सीन में जहां पर एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है। तो भाई एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है पर यूनिट टाइम, वो कही जाती है अगेन एनर्जी की कंजम्पशन पर यूनिट टाइम, क्या कही जाती है, पावर कंजम्पशन, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर उस कंजम्पशन वाले पॉइंट पर। ये वाला कौन सा पॉइंट है जहां पर पावर प्रोड्यूस की जाती है, ये कौन सा पॉइंट है जहां पर पावर को कंज्यूम किया जाता है, ये वो पॉइंट है जहां पर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, ये वो पॉइंट है जहां पर एनर्जी का कंजम्पशन किया जाता है। तो भाई चाहे एनर्जी को प्रोड्यूस कर चाहे एनर्जी को कंज्यूम कर, दोनों ही पर यूनिट टाइम में कितने हो रहे हैं, वही कही जाएगी इलेक्ट्रिकल पावर, वही कही जाएगी इलेक्ट्रिक पावर। दोनों ही जगह पर 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर तू कितनी एनर्जी का या तो प्रोडक्शन कर रहा है या कंजम्पशन कर रहा है, वही कही जाएगी इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की ऐसा यूनिट पता है क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है बेटा वॉट। ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। जैसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट क्या है, तो तेरे को याद रखना है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट।
व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, तो क्या बोलेगा तू, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। वहीं पे बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट की। इंडस्ट्रीज के अंदर मैं पावर को कैसे नापता हूं, तो इंडस्ट्रीज के अंदर पावर को नापने के लिए मैं यूनिट यूज करता हूं, उसे बोलते हैं हम क्या, एचपी। क्या यूज करते हैं बेटा, एचपी। अब एचपी पता है क्या है, एचपी क्या है, एचपी है घोड़ा शक्ति यानी कि हॉर्स पावर। एचपी क्या होता है, हॉर्स पावर, यानी कि तू घोड़े की पावर की फॉर्म में यूज कर रहा है मशीन की पावर को। किसकी पावर को, मशीन की पावर को। तो इलेक्ट्रिकल जो पावर होती है, इलेक्ट्रिक जो पावर होती है, उसको मैं इंडस्ट्री लेवल पर नापता हूं, किसमें, एचपी में, यानी हॉर्स पावर में। मशीन घोड़े से कम थोड़ी है, मशीन घोड़े का रिप्लेसमेंट है। जितनी भी मशीन हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं उनके अंदर बिजली का इस्तेमाल करते हैं। बिजली क्या करती है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती है, जिससे कोई पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म होता है, कोई पर्टिकुलर काम परफॉर्म होता है। तो इंडस्ट्रियल यूनिट क्या हो जाएगी पावर की, ये हो जाएगी हॉर्स पावर। तेरे घर में मोटर लगी होती है, पानी की पंप की मोटर लगी होती है। पानी का जो पंप होता है ना, जैसे तू ऊपर सबसे ऊपर रखी हुई टंकी को भरता है, तेरे 3 मंजिल ऊपर रखी हुई टंकी, 4 मंजिल ऊपर रखी हुई टंकी, 5 मंजिल ऊपर रखी हुई टंकी को भरने के लिए तू एक मोटर चालू करता है। तो वो जो मोटर है ना, वो मोटर के ऊपर लिखा होता है कि तेरे घर में कितनी, 1 हॉर्स पावर की मोटर है, 1.5 हॉर्स पावर की मोटर है, 2 हॉर्स पावर की मोटर है, कितने हॉर्स पावर की मोटर है, वो जाकर के अभी चेकआउट करियो। अब तेरे को पता है हीट की तरह पावर के भी ना डिफरेंट वेरियस फॉर्मूले होते हैं। हीट के मैंने कितने फॉर्मूले पढ़े थे, हीट के मैंने टोटल 3 फॉर्मूले पढ़े थे। पहला फॉर्मूला पढ़ा था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दूसरा फॉर्मूला मैंने पढ़ा था H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। और तीसरा फॉर्मूला मैंने पढ़ा था H इज इक्वल टू वी आई टी। क्या यही 3 फॉर्मूले पढ़े थे, बिल्कुल यही 3 फॉर्मूले पढ़े थे। अब मैंने ये 3 फॉर्मूले पढ़ तो लिए, ये किसके थे, हीट के थे। अब तेरे को मालूम है पावर क्या होती, पावर होती है हीट अपॉन टाइम, या वर्क अपॉन टाइम, या एनर्जी अपॉन टाइम। और मैं भी थोड़ी देर पहले तेरे को क्या बता के आया था, वर्क हो, एनर्जी हो, हीट हो, सब एक ही चीजें होती है, न्यूमेरिकली सब बराबर होते हैं, न्यूमेरिकली। कॉन्सेप्चुअली चीजें अलग अलग हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पावर निकालना है तो हीट मेरे को पता है ना, हीट में टाइम से डिवाइड कर दे, पावर आ जाएगी। हीट में टाइम से डिवाइड कर दे, पावर आ जाएगी। अरे भाई हीट में टाइम से डिवाइड कर दे, पावर आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर तीनों सिचुएशन के अंदर एक ही काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ, सारी हीट को टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ। इस हीट को टाइम से डिवाइड कर तो इधर भी टाइम से डिवाइड होगा, ये टाइम से टाइम कैंसिल। तो H अपॉन टी क्या होता है, पावर। तो H अपॉन टी की जगह पावर लिख देगा, सामने क्या बच रहा है, आई स्क्वायर इंटू आर बच रहा है। ये टी से टी हट गया तो इतना पोर्शन तो गायब, क्या बचा, H अपॉन टी मतलब पावर, आई स्क्वायर आर। तो पावर इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर। सिमिलरली इधर आ जा, यहाँ पे भी टाइम से डिवाइड किया, यहाँ पे भी टाइम से डिवाइड किया, टाइम से टाइम कैंसिल। H अपॉन टी क्या होता है, H अपॉन टी पावर होती है। यहाँ क्या लिखा है, वी स्क्वायर अपॉन आर, क्या बच रहा है, वी स्क्वायर अपॉन आर। आया, बिल्कुल आया। यहाँ पर टी से डिवाइड कर, इधर भी टी से डिवाइड कर, टी टी कैंसिल। H अपॉन टी की जगह क्या लिखेगा, पावर, सामने क्या बच रहा है, वी आई, ये आ गया वी आई। तो ये पावर के तेरे 3 फॉर्मूले आ गए, कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाला काम ही नहीं है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, देख जल्दी से। तेरे पास में 3 फॉर्मूले थे हीट के। पहला फॉर्मूला ये था हीट का, क्या था, आई स्क्वायर आर टी। दूसरा फॉर्मूला था वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तीसरा फॉर्मूला था तेरे पास में वी आई टी। पावर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, हीट की जगह तू आएगा पावर लेकर के, तो इसमें पूरे में क्या टाइम से डिवाइड करना है, तो हीट में टाइम से डिवाइड करना है। तो यहाँ जितनी भी जगह टाइम लिखा है ना, सब में से टाइम को हटा दे, इधर सब में से टाइम को हटा दे, तो क्या बचेगा, आई स्क्वायर आर। यहाँ क्या बचेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ क्या बचेगा, वी आई। तो इस प्रकार से तेरे पावर के 3 फॉर्मूले, ये हीट के 3 फॉर्मूले, अगर हीट के फॉर्मूले याद है तो पावर के याद हो गए, पावर के याद हो तो हीट के याद हो गए। कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर है ही नहीं। और इसी के साथ में समाप्त होता है ये एपिसोड, और समाप्त होती है हमारी सीरीज ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हमने 1 2 3 4 4 एपिसोड कंप्लीट किए हुए हैं। और चारों एपिसोड की प्लेलिस्ट में तुमको यहाँ पर दे रहा हूं, जल्दी से जाकर के चेकआउट करो, चैप्टर को रिवाइज करो, रिकैप करो और रिकॉल करो, एंड अपने वायर्स ऑफ द दिमाग को रिवायर करो, और एग्जाम में जाकर के इलेक्ट्रिसिटी को फोड़ दो। मिलता हूं मैं तुमसे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक VGVSS साइनिंग ऑफ।